हे एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में प्लस टू की बायोलॉजी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे इन वन शॉट। जिसका मतलब है कि मैं इस वीडियो में आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अप्रोक्सीमेट कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। और इस लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चंस नीट एग्जाम में हर बार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को कुछ स्पेशल क्वेश्चंस फॉर्मेट में करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चंस देता जाऊंगा, आप लोग आंसर देते जाना। मैं आपको लगातार क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग लगातार आंसर देंगे, ताकि आप लोग भी वीडियो देखते समय एक्टिव रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है अबाउट रॉबर्ट ब्राउन। बताइए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। रॉबर्ट ब्राउन, तो भाई जो ये चीजें यहाँ पे जो टर्म्स मैं लिखूं, जिन भी साइंटिस्ट का नाम यहाँ लिखूं, उसके बारे में उसकी एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए कि उन्होंने क्या योगदान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है रॉबर्ट ब्राउन। बताइए इन्होंने एक डिस्कवरी की थी एक पार्टिकुलर सन में, सन मतलब कौन सी, जैसे अभी 2022 चल रही है, ऐसे ही किसी पार्टिकुलर टाइम पे इन्होंने किसी खास ऑर्गेनेल की डिस्कवरी की थी। बताइए वो कौन सा सन था और वो कौन सा ऑर्गेनेल था। हरिए फास्ट एंड गिव द आंसर। रॉबर्ट ब्राउन ने भाई डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। कब की थी जल्दी से बता। सर 1831 में की थी सर। तब तक तो मैं था ही नहीं सर। क्या बात, 1831 बेटा। और अब क्या चल रहा है आपका 2022। देखिए तो आपके रॉबर्ट ब्राउन ने जो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्पेशली, वो 1831 में डिस्कवर किया था। बहुत अच्छा योगदान था भी इनका ये, ठीक है। सेकंड भाई, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए अबाउट डीएनए, डीएनए के बारे में। डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बोला डीएनए को एज एन एसिडिक सब्सटेंस। बताइए डीएनए एसिडिक सब्सटेंस की फॉर्मेट में सबसे पहले किसने ये बात बताई कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, H+ डोनेट करता है, ये कह सकते हो। तो डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस किसने बताया सबसे पहले? कौन था भाई? दैट वाज कौन? फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने डीएनए को एज एन एसिडिक सब्सटेंस की फॉर्मेट में बताया। फ्रेडरिक मिक्सचर ने एसिडिक सब्सटेंस के रूप में बताया डीएनए को। कब भाई? MEISCHR। फ्रेडरिक मिक्सचर ने कब बताया? 1869 में, 1869 में, ठीक है। ये जो आपका डीएनए है ये एक एसिडिक सब्सटेंस है, और साथ ही साथ भाई नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। डीएनए पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए पे। समटाइम्स पूछ लेते हैं डीएनए पे नेगेटिव चार्ज किसके कारण आता है। देखिए जो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो डीऑक्सीराइबो शुगर से बने होते हैं, और 4 हमारे नाइट्रोजन बेस जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, और साथ ही साथ एक फॉस्फोरिक ग्रुप होता है। ये जो फॉस्फोरिक ग्रुप होता है डीएनए में, यही नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है किसको भाई? डीएनए में, डीएनए को। और इसी कारण आपका डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। नोट इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट, और डीएनए को इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था उसको इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? NUCLEIN, ठीक है। न्यूक्लिन नाम किसने दिया? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। कब दिया? 1869 में। क्या था ये? एक एसिडिक सब्सटेंस जिसे हम क्या कहते हैं? तो क्या है अपना डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एज एन एसिडिक सब्सटेंस जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में इसको न्यूक्लिन नाम देके बुलाया था, ठीक है जी सर। अब देखिए भाई इन दोनों स्टेटमेंट, इन दोनों पॉइंट से आपके एक अच्छी सी स्टेटमेंट बनाई जाती है। कैसे? देखिए बोलेंगे फ्रेडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की 1831 में,
ये स्टेटमेंट आती है। अब तो आप लोग तो ठीक कर देंगे। एक समय ऐसा आता है जब आपको केवल क्या होता है, कंफ्यूजन मिलता है। यहाँ पे आपको ये पता होता है कि हाँ यार डीएनए की डिस्कवरी भी की थी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हो, और न्यूक्लियस की थी, पर मुझे कंफ्यूजन इस बात का आ रहा है न्यूक्लियस की किसने की और डीएनए के बारे में किसने बताया। ठीक है, तो भाई क्लियर कट याद रखना, जो आपका रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने तो बताया था न्यूक्लियस के बारे में, ब्राउन में एनआरआई। ठीक है, इतने से याद रख लेना बस। ठीक है, और फ्रेडरिक वेस्टर ने न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है इसके बारे में बताया था। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट देखिए भाई, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बताइए सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, बोलो भाई, कब दिया ये भी बताएंगे आप। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमारे, अरे फास्ट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया, इसलिए इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को हम ग्रिफिथ प्रिंसिपल भी बोलते हैं। कब दिया भाई, 1928 में। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक प्रकार के, स्पेशली इनके जो केस लिया बैक्टीरिया का लिया था, मतलब जो एक प्रकार के बैक्टीरिया को दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं। उसी बेसिस पे इनका नाम पड़ गया क्या भाई, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सुनिए भाई इसकी कहानी क्या है। बोला फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, और उन्होंने वर्क किया था न्यूमोनिया पे। किस पे वर्क किया था भाई, न्यूमोनिया डिजीज पे वर्क किया इन्होंने। न्यूमोनिया एक डिजीज है। ठीक है, और उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था वो लिया था भाई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया। क्या लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ठीक है, इसे डिप्लोकोकस भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ले लिया जो कि न्यूमोनिया काज करता है। ठीक है, अब जो अपना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है इसकी दो वैरायटी है, दो स्ट्रेन होती हैं। एक होती है इसकी एस स्ट्रेन वैरायटी, बैक्टीरिया में नाम दे दिया उसका क्या, एस स्ट्रेन, और एक है आपकी आर स्ट्रेन। कई बार तो भाई इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आर स्ट्रेन का मतलब अभी यहाँ पे रफ स्ट्रेन, मतलब ये जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे ये रफ कॉलोनी बनाते हैं। कैसी कॉलोनी बनाते हैं, रफ कॉलोनी। इसके कारण में क्या बोल दिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। जो आपके एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया है ये स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं। अब सुनिए क्या बात है, और जो आपका एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ये अपने चारों तरफ, इसके अंदर ऐसे जीन होते हैं जो एक पॉलीसैकेराइड का कोट स्किट करते हैं। क्या होता है भाई, पॉलीसैकेराइड। किसके अंदर, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में, जो इसको स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में ये पॉलीसैकेराइड का कोट नहीं होता। ठीक है सर, अभी जो अब पॉलीसैकेराइड का कोट होता है यही इन्फेक्टियस होता है। ये क्या होता है भाई, इन्फेक्टियस। ये इन्फेक्शन काज करेगा, यानी ये क्या काज करेगा, न्यूमोनिया। पर जो आपका आर स्ट्रेन वाला है इसमें ये कोट नहीं होता तो ये न्यूमोनिया काज नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात सुनिए भाई, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है, बोर्ड वाले सुन लो और आप लोग नीट वाले भी सुन लो जो एग्जाम दे रहे हैं। देखिए कब हो रहा है नीट का एग्जाम, जल्दी से कमेंट भी किया करो भाई नीट का एग्जाम। देखिए हम जिस चीज़ पे फोकस रखेंगे वही चीज़ें हमारी ज़्यादा डेवलप होंगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं बता देता हूँ। 17 जुलाई को हो रहा है क्या, नीट 2022। ठीक है, जिसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो सुनिए, जो आपके एस स्ट्रेन है ये पॉलीसैकेराइड का कोट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके जो क्या होता है, इन्फेक्टियस होता है और इसके कारण इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी न्यूमोनिया कौन काज करेगा, एस स्ट्रेन। इसके पास नहीं होता तो न्यूमोनिया काज नहीं करता। यानी आपका एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो न्यूमोनिया काज करता है और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया न्यूमोनिया काज नहीं करता। इसके कारण क्या है भाई, पॉलीसैकेराइड का कोट। अब घुमा फिरा के इसी से कोई भी क्वेश्चन बना दे, समझ सकते हो, समझ लोगे ना, जी सर अवश्य समझ लेंगे सर। ठीक है, फिर क्या बोला भाई, सुनिए, बोला जो आपका न्यूमोकोकस भी कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को, डिप्लोकोकस भी कह सकते हैं आप। बोला इसकी जो S3 स्ट्रेन, बल्कि जो आपकी S वाली स्ट्रेन थी ये क्या थी, S3 स्ट्रेन, और R वाली थी R2 स्ट्रेन। देखिए ये सीक्वेंस होता है, किस सीक्वेंस में हमने इस बैक्टीरिया को पहचाना। ठीक है, इसी जीनस का, जैसे मान लो स्ट्रेप्टोकोकस जीनस माने तो हम, समझ रहे हो, तो क्या होगा, ये S3 और ये क्या हो गया S2। ये दूसरे नंबर पे पता चला, इसका किससे पता चला, तीसरे नंबर पे। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए भाई, तो जो आपका S3 स्ट्रेन बैक्टीरिया की होती है ये कैप्सुलेटेड होती है। इसके चारों तरफ क्या होता है, इस वाले बैक्टीरिया के पास कैप्सूल,
जिस कैप्सूल के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? पॉलीसैकेराइड की। ये कवरिंग बता दी मैंने, किसकी कवरिंग है? ये पॉलीसैकेराइड की। ये आपका क्या हो गया? बैक्टीरिया। इस पे पॉलीसैकेराइड की कवरिंग नहीं पाई जाती, ठीक है। और ये काज करता है क्या? इन्फेक्शन, इन्फेक्टियस होता है, वायरुलेंट होता है, न्यूमोनिया काज करेगा। वायरुलेंट होता है मतलब ये अपने आप में क्या होता है? मारने वाला होता है, समझ रहे हो, ठीक है, जो न्यूमोनिया काज करेगा। R2 स्ट्रेन वाला नॉन कैप्सुलेटेड होता है तो नॉन वायरुलेंट होगा और नो न्यूमोनिया काज करेगा, न कोई पॉलीसैकेराइड का कोट इसके पास, पॉलीसैकेराइड का कोट इसके पास होता है, ठीक है, ठीक है भाई। अब सुनिए क्या किया बोला, साथ ही साथ फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी का जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल में था वो थे माइस, चूहे, चूहे, ठीक है। क्या किया सुनो उनकी कहानी। उन्होंने पहले स्टेप पे क्या किया, उन्होंने एस स्ट्रेन वाले को माइस में डाल दिया। क्या देखा जल्दी से बताइए। फिर इन्होंने आर स्ट्रेन वाले को किस में डाल दिया? माइस में डाल दिया भाई, एम फॉर माइस समझ लीजिएगा। तो क्या हुआ बोला, जो न्यूमोनिया काज करता है इस माइस के अंदर एस स्ट्रेन वाला न्यूमोनिया काज कर दिया, ठीक है, और न्यूमोनिया से आपका माइस मर जाएगा बेचारा। बहुत माड़ी बात है। तो क्या होगा भाई? किल हो जाएगा, ध्यान देना। पर आर स्ट्रेन को माइस में डालेंगे तो बेचारा जो हमारा आर स्ट्रेन है ना भाई, क्या काज नहीं करता? न्यूमोनिया, तो माइस नहीं मरेगा, वो जीवित रहेगा। क्या बात है सर, ठीक है। तीसरी कहानी क्या की? तीसरी कहानी में ये किया, इन्होंने एस को हीट कर दिया, अब माइस में डाला। चौथी कहानी क्या की? बोले एस को हीट, तो ऐसा कैसे ले लिया एस को हीट? बोले इसके साथ आर वाला डाल के फिर माइस में डाला। जल्दी से बताइए रिजल्ट। बोलो भाई तीसरे में क्या होना चाहिए? मरना चाहिए या जिंदा रहना चाहिए? चौथा बताओ क्या होना चाहिए? मरना चाहिए या जिंदा रहना चाहिए माइस? सीधी सी बात है भाई, जो आपका स्ट्रेन है अगर इसको हीट द्वारा किल कर दिया, इसको हमने हीट कर दिया तो आपका स्ट्रेन मर गया, डीएनए भी चल गया, ठीक है, डीएनए भी बाहर पड़ा है। कोई अब ये अकेला बाहर डीएनए होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि डीएनए बाहर है। हीट किल किया हमने, देखिए क्या किया, माइस लिया, माइस के ऊपर डाल दिया हमने, किसको? हीट किल्ड को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो आपका चूहा है वो जिंदा रहेगा, लाइव रहेगा भाई, इसमें क्या मरेगा नहीं, यहाँ पे जिंदा रहेगा, यहाँ तो टपक गया था वो। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर आपने हीट किल्ड को किसके साथ लिया? आर के साथ। बोला एक्चुअल में देखिए यहाँ पे हमने जो हीट किल लिया इसके अंदर जो आपका क्या था? डीएनए, ठीक है। वो डीएनए जो जीन है डीएनए के अंदर, वो इसके अंदर क्या नहीं काज कर पाएंगे? इन्फेक्शन नहीं काज कर पाएंगे इस माइस के अंदर, क्योंकि और कोई ऐसे ही हमारे वैक्सीन का जो डीएनए है हमारी सेल में डायरेक्ट मैनिपुलेट नहीं हो सकता। हमारे सेल में जाके मानो सीधा माइस के अंदर ही डाल दिया हमने, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में चला गया, ठीक है, पर जाके वहां पे क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकता? ये डीएनए क्या? एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिसके कारण न्यूमोकोकस में बढ़ा, जिसके कारण आपका ये माइस मरा होगा, समझ रहे हो, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड का कोट नहीं बना सकता अकेला इसका डीएनए जो इस माइस को किल कर सके, ठीक है। तो माइस आपका अगर आपने एस हीट कर दिया एस स्ट्रेन को तो माइस आपका जिंदा रहेगा। फिर क्या हुआ भाई, जो आपका एस हीट किल्ड है इसको आपने आर स्ट्रेन के साथ मिला दिया, ठीक है, और अब माइस में डाला। जैसे आप अब इसको माइस में डालेंगे तो हमने क्या देखा, जो आपका माइस है वो डाई कर चुका है, वो मर चुका है। क्या मतलब इस बात का? बोला जो आपका जैसे ही आपने हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन में डाला तो जो आपका माइस है दोनों को ले लिया, दोनों को मिला के एम के अंदर डाला, डाई कर गया। ऐसा क्यों? और खास बात और देखी उन्होंने, बोला जो आपका हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थी इसके कारण कुछ ऐसा ना ऐसा हुआ होगा जो इस आर स्ट्रेन को वापस एस में कन्वर्ट कर चुका होगा। बिल्कुल। और खास बात क्या मिली सुनिए, अब जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट करके हम साइड में हुए तो मुझे यहाँ स्मूथ बैक्टीरिया मिले। क्या मिले भाई? स्मूथ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया मिले, यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया यहाँ पे थे। जैसे ही आपने क्या किया, आर स्ट्रेन के साथ हीट किल्ड को डाला तो आपका माइस भी तो मरा ही मरा, साथ में हमें जब हमने उस मटेरियल, उस हमारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जहां हमने ये सामान ले रखा था माइस सब कुछ, तो बोला हमें या माइस के अंदर हमें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। तो आपका जो आपका ग्रिफिथ है वो बोले कि अगर यहाँ पे हमें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले हैं, इसका मतलब क्या है, जो आपका हीट किल्ड के पास कोई ना कोई ऐसी चीज थी जिसने इस आर स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही आपका आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ, आपका माइस डाई कर गया, माई कर गया। क्या आपका जो चूहा है, और चूहा है जो
वो डाई कर गया। जी सर, तो इसका मतलब बोला एस हीट वाले के अंदर जो हीटेड थी फॉर्म, जो राख थी इसकी, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर था। और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, ऐसे नहीं एक से चार बातें की बता दियो, अच्छे से बिल्कुल पूरा साबित किया। और उन्होंने बताया बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करके कि जो आपका हीट किल्ड जो बैक्टीरिया की राख थी उसमें से कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जो इस आर के अंदर चला गया, और जैसे इस आर के अंदर चला गया इसने इस आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस में, और आपका चूहा मर गया। ठीक है सर, दैट्स वाई इसको क्या नाम दिया गया भाई, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये एक्सपेरिमेंट आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी ने किया था, 1928 में किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया था, 2 प्रकार की बैक्टीरिया की स्ट्रेन और आपका माइस लिया था। क्या बात है, आया समझ में आप लोगों को? अगर आपको समझ में आया तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों ये आपका कर्तव्य बनता है। आगे देखिए, अब सुनिए, हमें तो ये पता करना था कि ये जो हीट किल्ड में ऐसा क्या था जिसने इसको चेंज कर दिया स्ट्रेन में। ठीक है, ये बोला कुछ ट्रांसफॉर्मिंग, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर बोल दिया इन्होंने। किसने? हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी ने। उसके बाद सुनिए भी, हम ये पता करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल होता कौन था, कैसे पता चला हमें क्या है जेनेटिक मटेरियल। शुरुआत में जो हमें पता नहीं था, समझ रहे हो कहानी? अब ध्यान दीजिए भाई, पेपर से पहले, जस्ट पहले की बात और पेपर के बाद की जो कहानी होती है उसमें बहुत फर्क होता है, ये पूरा जीवन बदल देती है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये क्या सर अचानक ही आप तो क्या बताने लगे? भैया आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है, आपको इसको पेपर से पहले ही पढ़ना है। कहीं सोचे नहीं पेपर हो जाने तो उसके बाद पढ़ेंगे, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता जी। चलिए, तो फिर आपके 1933 से 1944 तक कुछ साइंटिस्ट और आए जो इस बात में अंदर लगे हुए थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। पता तो नहीं था उनको, अब बता रहा हूं मैं। ये खोजना चाहते थे कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो 1933 से 1944 में ओस्टवाल्ड अवेरी, लाइन पूछेंगे ऐसी कैसी, ओस्टवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लोइड और मैकलिन मैककार्टी। 1933 से 1944 में ओस्टवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लोइड, मैकलिन मैककार्टी आए। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस जेनेटिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो 1933 से 1944 में इन 3 साइंटिस्ट, कौन कौन भाई? ओस्टवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लोइड और मैकलिन मैककार्टी। पूछ सकते हैं आपसे, लाइन क्लियर, किसने किया था ये काम? इन तीनों ने। ऑल ऑफ द आंसर मिलेगा। ठीक है, दे वर्क टू डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल नेचर में एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो फैक्टर उन्होंने बोला वो कौन थे? उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने कैसे बचाना, उन्होंने क्या किया बोला, हमने इस पॉइंट पे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बोला हमने डीएनएज डाल दिए। क्या डाल दिए भाई इन्होंने? डीएनएज। डीएनएज वो एंजाइम होते हैं, डीएनएज जो डीएनए को डाइजेस्ट कर दे। इन्होंने आरएनएज डाल के देखा, इन्होंने प्रोटीएजेस डाल के देखा, प्रोटीएजेस डाल के देखा भाई। मतलब ये इनको ये भनक लग गई थी। क्या भनक लग गई थी सर? कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उन्होंने ऐसा सोचा, इन्होंने ये भी सोच लिया कि जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए है, उन्होंने ये भी सोच लिया था जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका प्रोटीन। पर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को यहां रिपीट किया। जैसे इन्होंने यहां डीएनए डाला, बताइए चूहा जिंदा मिलेगा या मर जाएगा? पूछो भाई। तो इन्होंने देखा कि चूहा जो था आपका जिंदा था। ये क्या सर? हाँ, आरएनएज डाला, चूहा मर गया था। प्रोटीएजेस डाले तो भी चूहा मर गया। ये क्या हुआ सर? मतलब देखिए, अगर इन्होंने डीएनए डाल दिया, डीएनए डाइजेस्ट हो गया, डीएनए खत्म ही हो गया, और डीएनए ही क्या कर रहा था? इस आर को एस में कन्वर्ट कर रहा था। तो डीएनए ऐसा फैक्टर है जो इस आर को एस में कन्वर्ट कर रहा है। और अगर जैसे ही आपने डीएनए डाल दिया तो आपका जो बैक्टीरिया है, जो आपका माइस है, ये इस आर बैक्टीरिया के एस में कन्वर्ट न होने के कारण जिंदा रहेगा भाई। इन्फेक्टियस नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा माइस को। डीएनए डालोगे तो, यानी डीएनए डाल दिया तो जिंदा रहेगा, आरएनए डाल दिया और प्रोटीन डाल दिया तो मर जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है ना पहली बार में? दोबारा बैक करके देख बेटा, समझ में आएगा। होता है, सभी को होता है कंफ्यूजन।
अगर तुझे पहली बार में इस बात का कंफ्यूजन नहीं हुआ ना तो जीनियस है तू, सच में जीनियस है तू। सुन ले मेरी बात, आगे देख। 1952 की बात करेंगे, फिर सुनो भाई, कहानी तो अब आई है। तो ठीक है सर, इन्होंने 1928 में 1933 से 44 तक पहुंच गए ये लोग, ठीक है। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। बोले क्या क्या खास बात है? बोले खास बात ये है कि अब की बार मैं आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि जो ये साबित कर देगा कि सच में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आपका डीएनए है। अब सुनिए भी इसकी कहानी, देखिए क्या है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसका एक अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने। कब दिया? 1952 में दिया। सुन लो भाई, देखिए मैन पॉइंट्स है, एक एक लाइन है, एक एक वर्ड है जो आपके लिए बहुत कीमती है। डायरेक्ट तो सुनाएंगे भाई, सुनो क्या है। 1952 में अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया डीएनए का कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। कैसे दिया ये सुन। अल्फ्रेड हर्शे मार्था चेज 1952 में साबित कर दिया डेफिनेटली डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कैसे किया? इन्होंने क्या किया, सुन लो भाई, देखो। इन्होंने बैक्टीरिया लिया, ठीक है। बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाले एजेंट, बैक्टीरिया के ऊपर जो पैरासाइट उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या है भाई? वायरस होते हैं। वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। मतलब हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, और इसको इन्फेक्टियस कर दी, इन्फेक्शन कर दिया किसके साथ भाई? बैक्टीरियोफेज के साथ। क्या क्या सुनो, जो आपका प्यारा मित्र बैक्टीरियोफेज होता है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है बाहर से, और भी लटका हुआ, ठीक है भाई। ये जो आपका स्केलेटन है किसका भाई? इसे सुपरनेटेंट भी कहते हैं, यहाँ पे तैरता है ये। वैसे जो आउटर स्केलेटन है बैक्टीरियोफेज का, मैं ये बैक्टीरियोफेज बता रहा हूँ, ये प्रोटीन का बना होता है। किसके बना होता है? प्रोटीन, ठीक है। वैसे जो इसके अंदर है बैक्टीरियोफेज में, अंदर क्या है भाई? जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सुनते जाइएगा क्या कहानी में खास बात थी। जो आपका बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, अभी और भी कहानी होंगी, प्रोंग्स और भी जुड़े होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको डायरेक्ट चीजें सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये आउटर स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज में जो बना होता है प्रोटीन का, और जो इनर है जो जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है? डीएनए। ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल वायरस का भाई, ठीक है। और जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल हमने क्या बना रखा है? जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। जनरली वायरस को जो बैक्टीरिया, जनरली बात है, हर किसी का नहीं कह रहा मैं, जो बैक्टीरिया वायरस को इन्फेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है सर, ओके। अब सुनिए क्या हुआ। बोला जो हमारे अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज थे, इन्होंने सबसे पहली बात भी अपने एक्सपेरिमेंट मटेरियल में रेडियो एक्टिविटी इस्तेमाल की। क्या की? रेडियो एक्टिविटी को देखा, ठीक है। कैसे देखा सुन लो। उन्हें ये पता चल गया कि जो अपना प्रोटीन होता है ना इसमें सल्फर होता है, जो अपना डीएनए होता है ना इसमें फॉस्फोरस होता है। तो उन्होंने क्या किया? सल्फर का आइसोटोप ले लिया रेडियो एक्टिव, फॉस्फोरस का आइसोटोप ले लिया रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे थे बताइए सल्फर का कौन सा आइसोटोप लिया? S35। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना था? 16। फॉस्फोरस का 15, ठीक है। अब जो आपका फॉस्फोरस था इसका क्या लिया था भाई? 32। ये दोनों सल्फर का 35 और फॉस्फोरस का 32 रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। क्या किया उन्होंने? एक बार एक एक्सपेरिमेंटल में, अभी इस एक्सपेरिमेंट दो पार्ट बना दिए, एक ये देख लीजिए लेफ्ट साइड भाई और एक राइट साइड, ठीक है। उन्होंने क्या किया? पहली बार इन्होंने एक साइड S35 सल्फर को रेडियो एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल किया, और उन्हें पता है भाई सल्फर रेडियो एक्टिव है और ये किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। तो जो प्रोटीन है उसने क्या ले लिया होगा? सल्फर। तो इसके प्रोटीन में क्या मिलेगी? रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, सिंपल सी बात। यहीं पे इन्होंने क्या किया? एक तरफ इन्होंने S35 को ले लिया, ठीक है, यानी प्रोटीन को क्या बना दिया? रेडियो एक्टिव। ओहो। दूसरी तरफ इन्होंने फॉस्फोरस को ले लिया, फॉस्फोर 32 आइसोटोप को ले लिया, और सीधी सी बात है किसको रेडियो एक्टिव बना दिया? डीएनए को। दोनों अलग अलग। जब इन्होंने, पहली बात सुनिए, पहला पॉइंट, एक साइड की बात, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट इन्होंने सल्फर 35 लिया, यानी प्रोटीन आपका रेडियो एक्टिव हुआ, और क्या करवाया? बैक्टीरिया को इन्फेक्टियस करवाया। देखिए ये भी 3 स्टेप होते हैं यहाँ पे याद रखने के।
सबसे पहले स्टेप है इस प्रोसेस के दौरान जो इनका एक्सपेरिमेंट था, 3 स्टेप थे। पहला इन्फेक्शन है, दूसरा ब्लेंडिंग होता है और तीसरा था भाई सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरा क्या था? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन्होंने 3 स्टेप इस्तेमाल किए। इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं, पहले इनका सीक्वेंस क्लियर कर लो भाई। IBC, मैं BC कैटेगरी से हूं। IBC, मैं BC कैटेगरी से हूं, याद रखने का तरीका। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, इनके एक्सपेरिमेंट के 3 मुख्य स्टेप थे। ठीक है, क्या हुआ बोला, जो आपने इन्होंने क्या किया, एक साइड सल्फर 35 लिया, इसका मतलब इनका जो बाहर वाला प्रोटीन कोट है ये क्या हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है भाई, और इसके साथ इन्होंने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। तो पहले स्टेप में इन्फेक्शन, ये आपका बैक्टीरिया इनके पास हुआ, पास आया, बैक्टीरिया फेज इसके पास आया बैक्टीरिया के। ठीक है, और ये बैक्टीरिया कौन था आपका? इकोलाई, ध्यान दीजिएगा। जनरली इकोलाई बैक्टीरिया ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल नहीं, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई। तो इस बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया। ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया। ठीक है, देखा क्या, तो जैसे ब्लेंडिंग हुई और फिर हमने क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन। ब्लेंडिंग का मतलब कि इसके साथ इसका जेनेटिक मटेरियल मर्ज कर जाए। इस सिचुएशन को क्या, इस पॉइंट को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ब्लेंडिंग। उसके बाद हम क्या करवाते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन में जोड़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन में इसको हटाएंगे। ठीक है, तो हमने फिर जैसे ये जेनेटिक मटेरियल अंदर गया, इसको चेक किया, इस बैक्टीरिया को, और इस बैक्टीरिया को चेक करके हमने ये पाया कि जो आपका बैक्टीरिया है इसको इन्फेक्शन हो गया है। बिल्कुल, इस बैक्टीरिया क्या हो गया है? बैक्टीरिया फेज का क्या हो गया है? इन्फेक्शन। पर इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। ठीक है, अब देखिए फिर क्या किया, यहां पे इन्होंने दूसरे में क्या ले रखा है? फास्फोरस 32। ठीक है, एक्चुअल में जो आपका फास्फोरस का कॉमन नॉर्मल आइसोटोप होता है वो होता है फास्फोरस 31। ठीक है, P32 में क्या होती है? फास्फोरस 32 में रेडियो एक्टिविटी। ठीक है भाई, जब इन्होंने फास्फोरस 32 को रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में इस्तेमाल किया तो बताइए इनका क्या हुआ? जो इस प्रोटीन कोड के अंदर था मटेरियल वो क्या हो गया भाई? जिसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल, वो क्या हो गया? रेडियो एक्टिव। वही 3 स्टेप हुए। पहला इन्फेक्शन, मतलब ये आपका बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया फिर आया और इसने क्या कर दिया भाई? इन्फेक्शन कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? जैसे इन्फेक्शन किया उसके बाद क्या? इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला गया। ठीक है, ब्लेंडिंग हो गया। पहला स्टेप इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरे स्टेप में क्या करवा दिया? सेंट्रीफ्यूगेशन, ये आपका सुपरनेंट हटा दिया। अब हमने देखा कि फाइनली जो बैक्टीरिया था इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी थी। क्या थी भाई इसके अंदर? रेडियो एक्टिविटी। बताइए रेडियो एक्टिविटी किसके कारण थी? ड्यू टू फास्फोरस 32, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमने फास्फोरस 32 को ही रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में इस्तेमाल कर रखा है दूसरे वाले में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने फास्फोरस इस्तेमाल किया तो रेडियो एक्टिविटी मिली, पर जब हमने सल्फर इस्तेमाल किया तो रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इसका मतलब पर बैक्टीरिया को इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरियोफेज के कारण, ये हमने पता कर लिया पक्का कि भाई फर्दर बैक्टीरिया जो है यहाँ पे अपनी नंबर बढ़ा लेता है। इस बैक्टीरिया में आएगा, बैक्टीरियोफेज नंबर बढ़ा लेगा, इसमें आएगा तो भी नंबर बढ़ा लेगा, पर इन्फेक्शन दोनों में हो रहा है। ठीक है, पर रेडियो एक्टिविटी केवल नजर आ रही है किसमें? जब हमने फास्फोरस को रेडियो एक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल किया। और हमें इस बात का पता चल गया भाई क्या, कि जो आपका फास्फोरस होता है वो किस में होता है? डीएनए में। जो सल्फर होता है वो किस में होता है? प्रोटीन में। ठीक है सर, भाई अगर सल्फर प्रोटीन में होता है तो सल्फर आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पर जो आपका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए में फास्फोरस होता है वो आगे ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये भी तो हुआ, क्योंकि इसमें हमें क्या मिली? रेडियो एक्टिविटी, जो फास्फोरस के कारण थी। तो इस तरीके से इन्होंने साबित किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वही जो आपका जो यहां पे जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए जो आगे ट्रांसफर हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, क्योंकि फास्फोरस 32 डीएनए में होता है। समझ में आ रही बात? प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। और यहां पे देखे थे जो आपका प्रोटीन है उसके अंदर सल्फर 35 था, तो ये नॉन इन्फेक्टियस, इसको इन्फेक्शन तो हुआ पर नॉन रेडियो एक्टिव मिला। जिससे ये साबित हो गया कि जो आपका प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा। अभी किसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहा? आगे बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि उसमें हमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। क्योंकि जो प्रोटीन रेडियो एक्टिव होता यहाँ पे मिल जाता तो वही जेनेटिक मटेरियल होता, पर ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे अल्फा डर्से एंड मार्था चेज ने 1952 में ये साबित कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल जो आगे ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है? डीएनए है। कौन है? डीएनए।
तो ये एक्सपेरिमेंट था भाई हमारे अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज का। सुनिए भी क्या कहानी थी। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था इनका T2 बैक्टीरियोफेज, जो कि वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसके अंदर लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और साथ में प्रोटीन कोट होता है। हमने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी इकोलाई का इस्तेमाल किया। रेडियो एक्टिविटी की फॉर्म में हमने फॉस्फोरस 32 को लिया, सल्फर 35 को, फॉस्फेट की फॉर्म में PO4 3 नेगेटिव की फॉर्म में हमने इसको लिया था, फॉस्फोरस को, सल्फर को SO4 नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, फिर 3 स्टेप करवाए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। डीएनए में प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस और प्रोटीन में होता है आपका सल्फर। ठीक है, तो क्या देखा भाई, S35 जहां पुट किया गया वहां कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई सल्फर की इन सेल्स ऑफ इकोलाई के सेल्स में। बट जो सुपरनेटेंट था वायरस का, वो प्रोटीन कोड है वो रेडियो एक्टिविटी। लेकिन जो आपका प्रोटीन कोड था ना, देखिए एक्चुअल में तो हमें भी तो ये नहीं पता ना कि जेनेटिक मटेरियल सल्फर लेगा, ये वाला मटेरियल, अंदर वाला मटेरियल सल्फर लेगा या बाहर वाला मटेरियल सल्फर लेगा। तो हमें तो यहाँ पे जो ऊपर तैर रहा था सुपरनेटेंट, इसमें क्या मिली, रेडियो एक्टिविटी। एक्चुअल में हमें अभी तक उनको तो कुछ पता नहीं था, हमने तो पता चल गया भाई, इन्होंने बता दिया, साबित कर दिया उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके। हमें उसको, उनको तो शुरुआत में नहीं पता था ना कि कौन सा सल्फर लेगा, कौन सा क्या लेगा, फॉस्फोरस। ये भी तो खास बात थी। ठीक है, तो आपका जो सुपरनेटेंट था उसके अंदर रेडियोएक्टिविटी थी सल्फर वाले केस में, पर जेनेटिक मटेरियल में रेडियोएक्टिविटी नहीं थी। जब फॉस्फोर 32 लिया गया, पुट किया गया, रेडियोएक्टिविटी मिली सेल्स के अंदर इकोलाई की, पर नो रेडियो एक्टिविटी मिली किसमें, सुपरनेटेंट में। सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। ठीक है, अब भाई इस बात से क्या साबित हुआ कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, जो आगे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये जो फॉस्फोरस वाला अगर ट्रांसफर हो रहा है वही क्या है, डीएनए है। और सल्फर वाला अगर ट्रांसफर होता तो क्या होता, प्रोटीन। तो इससे साबित हुआ कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है भाई, डीएनए। तो यहीं से एक बहुत बड़ी स्टार्ट हुई। आगे देखिए भाई, थोड़ा जल्दी करेंगे अब की बार। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये बताइए किसने बताई थी, हु गेव दैट जो डीएनए होता है वो मल्टीप्लाई करता है सेमी कंजर्वेटिवली। तो भाई ये प्रोकार्योट में अलग से बताया गया था और यूकार्योट में अलग से। सुनिए प्रोकार्योट में किसने बताया, प्रोकार्योट में ये बताया था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल ने 1958 में। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया इकोलाई के ऊपर और इन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया जहां पे नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया 15 और नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया 14 और साथ में लिया भी सीजियम क्लोराइड। ठीक है, और खास बात भाई जो नाइट्रोजन का 15 वाला आइसोटोप होता है ये रेडियोएक्टिव नहीं होता, 14 वाला नॉर्मल आइसोटोप होता है। 15 वाला आइसोटोप रेडियोएक्टिव नहीं होता, बस केवल भारी होता है। ठीक है, तो इस बेस पे आपके मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल ने 1928 में इकोलाई को लेके प्रोकार्योट्स में साबित कर दिया कि जो आपका डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है। डीएनए में रेप्लिकेशन क्या होती है, सेमी, याद कर लीजिए। क्या क्वेश्चन आएगा, किसने प्रोकार्योट्स में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बताई, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल ने 1958 में। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इकोलाई के ऊपर। फिनिश। ठीक है भाई, ये कहता है कि अगर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मतलब सुनिए क्या है, बोला आपके पास एक डीएनए है, ठीक है, एक सेल के अंदर, ठीक है, अभी ये सेल से 2 सेल बन रही है, ठीक है, तो बोला इन दोनों स्टैंड, जो ये आपकी पेरेंट सेल है इससे 2 सेल बन गई, ठीक है, इनमें से इन 2 स्टैंडों में से एक स्टैंड तो इसमें जाएगा और दूसरा स्टैंड अगर इसमें गया तो इसमें एक गया तो दूसरा इसमें जाएगा, फिर इन दोनों की कॉपी होगी ऐसे नए स्टैंड की। जो आधा जो स्टैंड है पेरेंट सेल का वो एक डॉटर सेल में पक्का रहेगा। यही है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो प्रोकार्योट्स में बताई थी मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल ने। ठीक है, और ध्यान रखना इकोलाई 20 मिनट में डिवाइड करता है। एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या अगर इकोलाई 20 मिनट में डिवाइड करे, भले इकोलाई को हमने 60 मिनट दिए तो पहले 20 मिनट में 2 सेल बनेंगी, अगले 20 मिनट में 2 से कितने बन जाएंगी, 4, अगले 20 मिनट में 4 से कितने बन जाएंगे, 8। अब पूछ लेंगे इन 8 सेल में से कितनों के पास आपका पेरेंट डीएनए होगा, 2 के पास, 2 ही स्टैंड है पेरेंट डीएनए के, समझ रहे हो क्या नहीं, 2/8 1/4 25%। ठीक है, नेक्स्ट, और यही एक्सपेरिमेंट की डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है। टेलर ने बताया था भाई 1958 में। विसिया फाबा बीन्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो यूकार्योट होते हैं, और इन्होंने खास बात, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी इस्तेमाल की थी भाई। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस किस के एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिविटी इस्तेमाल की गई। टेलर ने जब विसिया फाबा पे एक्सपेरिमेंट किया यही साबित करने के लिए कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है, तो रेडियो एक्टिव क्या इस्तेमाल किया था इन्होंने, थाइमिडीन। ठीक है, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन इस्तेमाल किया जिसमें इन्होंने हाइड्रोजन का ट्रिटियम आइसोटोप लिया था भाई। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया,
ठीक है। और हाइड्रोजन का ट्रिटियम, हाइड्रोजन को बनाया उन्होंने क्या, रेडियो एक्टिव, ट्रिटियम H3 लिया जो कि रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। यूकारियोट पे एक्सपेरिमेंट किया और ये साबित किया कि डीएनए ही क्या है आपका, जो डीएनए है वो क्या है, कैसे रिप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है भाई। जो आपका फाबाबीन है, विसिया फाबा, ये फेबिसी फैमिली का मेंबर है, फेबिसी फैमिली का मेंबर है। इसे ब्रॉडबीन या फाबाबीन भी कहते हैं, पी फैमिली जो आपकी फेबिसी फैमिली, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो आपका टेलर है, इसने एक खास बात और साबित की कि दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो प्रूव्स दैट डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। वो क्या बोले कि जो डीएनए होगा ना क्रोमोसोम में, वो भी क्या करेगा, सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा। जो डीएनए होगा वो भी क्या रेप्लिकेट करेगा, सेमी कंजर्वेटिवली। किसके अंदर भाई, क्रोमोसोम के अंदर। आगे सुनिए भाई, आपसे क्वेश्चन है, बताइए एक्सरे डायफ्रैक्शन डाटा किसने दिया, मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने दिया। फिनिश। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, ये ध्यान रखना। और एक और खास बात ध्यान रखना, सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में फ्रांसिस एंड क्रिक ने ही प्रपोज किया था कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है ना तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है। उन्होंने साबित नहीं किया, नोट इट केयरफुली, पर इन्होंने प्रपोज कर दी थी, बता दिया था कि यार जो डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिवली। एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट भाई, जॉर्ज गैमेओ जो कि एक फिजिसिस्ट है, इन्होंने जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है ये बात बताई थी, ठीक है। यू 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 ए ए यू ए जी यू सी, ठीक है। जो आपके स्टोर जो 64 कोडोन्स होते हैं ना, आप पढ़ते हो सलाइन फीचर, बताइए जेनेटिक कोडोन के 64 होते हैं, 61 कोड करते हैं, 3 नहीं कोड करते। स्टॉप कोडोन कौन कौन है, यू ए जी यू जी ए, ये 3 आपके स्टॉप कोडोन है, ठीक है भाई। इसके बाद भाई जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट करता है एमआरएनए की लैंग्वेज को। किसकी लैंग्वेज रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक कोड, एमआरएनए की लैंग्वेज, कि जो एमआरएनए में जो कंटेंट होगा वही जेनेटिक कोडोन एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। निरेनबर्ग खुराना होली को 1968 में, होले नाम है एक साइंटिस्ट का, 1968 में नोबेल प्राइज मिला कि जो आपका कोडोन होता है ट्रिपलेट होता है, ये साबित करने के लिए। जो आपके जॉर्ज गैमेओ ने तो प्रपोज किया था कि जेनेटिक कोडोन ट्रिपलेट होता है, इन्होंने साबित कर दिया और क्या ले गए, नोबेल प्राइज ले गए। वही बहुत बड़ी बात है, तालियां बजाओ इसी बात पे, क्या बात है। और ध्यान दीजिए भाई, जो आपके निरेनबर्ग है, इन्हीं में निरेनबर्ग खुराना और होली में उन्होंने होमोपोलीमर बनाया था। कोडोन्स को लेके जो कोडोन से क्या बनेगा, प्रोटीन, एक ही प्रकार का पॉलीमर बनाया था। पर जो हमारे खुराना थे ना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, वो इंडिया से थे, उन्होंने हिट्रोपोलीमर, अलग अलग अमीनो एसिड को जो क्या करके एमआरएनए से अलग अलग अमीनो एसिड, जो आपके कोडोन है वो फर्दर अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उनसे एक हिट्रोपोलीमर यानी कि आपका पेप्टाइड बनाया था। समझ रहे हो, आप कह सकते हो कोपोलीमर बनाया था, ठीक है। उसके बाद भाई जो जेनेटिक कोडोन ये ट्रिपलेट होता है, ये 2 तरीके से कंफर्म किया गया। पहला, इन विवो कोडोन असाइनमेंट, ट्रिपलेट कंफर्म्ड बाय इन विवो कोडोन असाइनमेंट, जब हमने उस कोडोन को इन विवो किसी के अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखा, ठीक है। पहला कि अमीनो एसिड रिप्लेसमेंट करके देखा, दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करके देखा। 2 बातें थी जिनकी सहायता से हम ये साबित कर पाए कि जो जेनेटिक कोडोन होता है वो ट्रिपलेट होता है। पहला था जो आपका अमीनो एसिड रिप्लेसमेंट, हमने एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से रिप्लेस करके देखा कि आपका जो बेस है उसको रिप्लेस करने से, या एक अमीनो एसिड है कितने बेस के रिप्लेस करने से बदल रहा है, कम से कम 3 बेस के रिप्लेस करने से बदलता है, ठीक है, साबित हुआ इससे। अगला फ्रेम शिफ्ट करके देखा हमने, एक एक्सपेरिमेंट रखा है, राम हैज ए बिग रेड कैप। अब अगर आप बिग हटा दें, राम हैज ए रेड कैप, इसका भी सिग्निफिकेंस होगा। अगर आप रेड हटा दें, राम हैज ए कैप, इसका भी सिग्निफिकेंस होगा। पर जो बिग वो ट्रिपलेट है और आपका जो रेड है वो भी ट्रिपलेट है। अगर इनमें से आप केवल एक अक्षर हटा दें, राम हैज बी हटा देते तो IGR एक साथ बन जाता। एनसीईआरटी में देख रखा उसको देखिए, जो साबित कर रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। तो ये था भाई हमारा 1 साइडेड पेज। एक या 2 क्वेश्चन पक्के डन है, एक या 2 क्वेश्चन इस पेज से। आगे सुन लो भाई, जल्दी जल्दी से कर लेंगे कंप्लीट इसको। सुनिएगा, मार्शल निरेनबर्ग ने एक मेथड डेवलप किया था प्रोटीन को सिंथेसिस करने का सेल फ्री सिस्टम में। मार्शल निरेनबर्ग ने क्या किया, देखो प्रोटीन जनरली हमारे अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। मार्शल निरेनबर्ग जी ने सेल के बाहर प्रोटीन बना दिया, वही आर्टिफिशियली प्रोटीन तैयार कर दिया ना उन्हें, कोडोन का इस्तेमाल करके।
क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। फिर भाई सैवरे ओचाओ आए, सैवरे ओचाओ इन्होंने डिस्कवर किया पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, जो कि एक एंजाइम है, विच कुड पॉलीमराइज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू प्रोड्यूस आरएनए विदाउट एनी टेम्पलेट। इन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज यानी आपका राइबोन्यूक्लियोटाइडेज को जो पॉलीमराइज कर ले, ऐसा एंजाइम सिंथेसाइज कर लिया। तो बोले कि एंजाइम की सहायता से आप आरएनए को डायरेक्ट बना सकते हो। आरएनए से डायरेक्ट किसको बना सकते हो? प्रोटीन बना सकते हो। सुनिएगा, डिस्कवर पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, याद कीजिए, सुनिए भाई दोबारा से। इन्होंने आरएनए बनाने के लिए एंजाइम खोजा था, प्रोटीन के लिए नहीं। क्या किया? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आपका आरएनए बनेगा। ये बोले कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो सकता ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही लेबोरेटरी में तैयार कर दूंगा भाई, किसको? आरएनए को। समझ रहे हो? ये बात बताई थी एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सैवरे ओचाओ ने बताया था। किसने बताया था भाई? सैवरे ओचाओ ने। नेक्स्ट 1961 में आपका लैक ओपेरन आया था, जो जैकबोब और मोनोड ने दिया था। फ्रांसिस जैकोब और जैक मोनोड ने दिया था। जो आपका लैक ओपेरन है, रेगुलेशन करता है जीन एक्सप्रेशन एक्शन इन इकोलाई में। ठीक है, लैक ओपेरन एक ऐसा रेगुलेशन है जिसमें रिप्रेसर द्वारा रेगुलेशन किया जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोला गया है। ठीक है, ये एक नेगेटिव रेगुलेशन है जो हमारे बुक्स में है, हमारे सिलेबस में नेगेटिव रेगुलेशन मैकेनिज्म है। किसका? लैक ओपेरन का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ध्यान रखिएगा ये बात, यहाँ ये नेगेटिव रेगुलेशन है प्रकार से। पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है लैक ओपेरन का, पर ये हायर क्लासेज में आएगा, हमारे बुक से बाहर है +2 तक से। ठीक है, नीट में नहीं आएगा ये बात कि पॉजिटिव रेगुलेशन बताइए। जो लैक ओपेरन है, ये रेगुलेशन किया जाता है इसका रिप्रेसर के द्वारा, इसलिए इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। लैक ओपेरन एक इंड्यूसिबल सिस्टम है, जो मेनली एलोलैक्टेज हुआ तो इंड्यूस हो जाएगा, लैक्टोज हुआ तो इंड्यूस हो जाएगा। यानी लैक ओपेरन में एलोलैक्टोज और लैक्टोज केवल दो ही आपका किसका काम करेंगे? इंड्यूसर का, जो इस ओपेरन को एक्टिवेट करवा दें। ठीक है, अब मान लो ये ओपेरन जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? बोला जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है उसके अंदर आपके क्या होते हैं? जीन होते हैं जो क्या बनाएंगे? एंजाइम्स बनाएंगे। एक्चुअली जो लैक ओपेरन है ये जीन्स का सिस्टम है। जीन से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेंगे एंजाइम्स जो बैक्टीरिया की हेल्प करेंगे लैक्टोज को पचाने में। ठीक है, देखिए तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन होते हैं। जेड जीन जो कोड करता है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, जो ब्रेक कर देगा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अभी लैक ओपेरन का काम क्या है? बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज का पाचन करवाना। तो जो आपका बैक्टीरिया के अंदर जो आपका लैक्टोज है वो डिग्रेड किया जाएगा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज द्वारा, जो कौन सा जीन बनाता है? जेड जीन। ठीक है सर, ये ब्रेक कर देगा जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, वाई जीन परमिएज को कोड करता है, जो लैक्टोज की एंट्री में हेल्प करेगा, बैक्टीरिया की परमिएबिलिटी बढ़ा देगा भाई ताकि लैक्टोज अंदर घुस सके उसके अंदर। ए जीन कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को, हालांकि जिसका फंक्शन अभी पता नहीं है, श्योरिटी के साथ। ठीक है, अब सुनिए भी कहानी। जो आपका एक्चुअली में लैक ओपेरन है ना, ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जब बैक्टीरिया के सराउंडिंग में कोई इसका खाने का मटेरियल आ जाए तब बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे गोलगप्पों को देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, समझ रहे हो? ऐसे ही बाहर अगर लैक्टोज आएगी तभी बैक्टीरिया के अंदर ये जीन एक्टिवेट होंगे, ये सिस्टम काम करेगा। अगर लैक्टोज नहीं आएगी तो ये वर्किंग नहीं करेगा। ऐसे ही जैसे आप गोलगप्पे देखेंगे तभी पानी आएगा, गोलगप्पे नहीं देखें तो पानी नहीं आता है। समझ रहे हो क्या? अरे मतलब सोच रहे नाम भी ले लें तो भी आ जाता है, नाम भी नहीं लोगे तब तक पानी नहीं आएगा। नींबू, समझ रहे हो? आ रहे हैं ना? महसूस हो रहा है? कर लो ऐसे सजीव कर लो अपनी। चलिए भाई, तो इस तरीके से जो आपका लैक ओपेरन है ये एक ऐसा सिस्टम है जो बाहर का जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम्स को अंदर कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो? बिल्कुल सर, यानी सबस्ट्रेट द्वारा एंजाइम को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा एग्जाम्पल है लैक ओपेरन। ठीक है, और ये ओपेरन भी जनरली आपके बैक्टीरिया प्रोकार्योट्स में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज किसी इंड्यूसर का काम नहीं करेंगे, केवल लैक्टोज और एलोलैक्टोज ही इंड्यूसर का काम करेंगे। लाइन याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपके लैक ओपेरन में स्ट्रक्चरल जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है और क्या होता है? प्रमोटर जीन। ठीक है भाई, ऑपरेटर जीन की बात सुनिए।
डायरेक्टली कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ mRNA और स्ट्रक्चरल जीन। तो mRNA के सिंथेसिस को डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? लैकोप्रेन में एक ऑपरेटर जीन होता है वो, ठीक है, डायरेक्टली कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ mRNA और स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। स्विच्ड ऑफ बाय रिप्रेसर, और इस ऑपरेटर जीन को आप रिप्रेसर है ना प्रेस कर देगा, ठीक है। ऑन बाय इंड्यूसर, और ये जो आपका ऑपरेटर जीन है रिप्रेसर द्वारा तो सप्रेस कर दिया जाता है, काम नहीं करेगा मतलब, और ऑपरेटर जो आपका इंड्यूसर द्वारा क्या कर दिया जाता है? एक्टिवेट। यानी देखो बैक्टीरिया के सराउंडिंग में कौन आया? लैक्टोज आई, तो क्या होगा? ऑपरेटर के साथ इंड्यूसर बाइंड कर जाएगा, तो आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है वो तीनों जीन बना देगा, 3 एंजाइम बनेंगे जो वर्किंग करेंगे लैकोप्रेन के अंदर, लैकोप्रेन काम करेगा। मान लीजिए लैक्टोज नहीं आया, तो जो रिप्रेसर है वो बाइंड हो जाएगा जीन से, अब ऑपरेटर जीन अब काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, अब तीनों एंजाइम नहीं बनेंगे। यानी जब बाहर से सबस्ट्रेट आता है लैक्टोज, तभी ये बैक्टीरिया काम शुरू करेगा, लैक्टोज नहीं आएगा तो कोई काम नहीं करेगा। यही तो है आपका लैकोपेरन। नेक्स्ट भाई बताइए, ह्यूगो डी वेरिज ने किस पे काम किया था? क्या एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ह्यूगो डी वेरिज का? ओइनोथोरा लेमार्किना साइंटिफिक नेम है, जिसे कॉमनली क्या कहते हैं? इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है भाई। प्लांट पे काम किया था। ह्यूगो डी वेरिज ने टर्म दी थी, म्यूटेशन टर्म किसने दी थी भाई? ह्यूगो डी वेरिज ने दी थी। विच आर रैंडम, और ये बोला जो म्यूटेशन होती है रैंडम होती है, डायरेक्शन लेस होती है, और ये स्पीसीज के आगे फैलाव इवोल्यूशन का काम करती है। यानी स्पेशिएशन में कारण है स्पेशिएशन का एक खास, कौन? म्यूटेशन। ह्यूगो डी वेरिज के हिसाब से जो आपकी म्यूटेशन होती है वो रैंडम होती है, डायरेक्शन लेस होती है। उन्होंने एक टर्म दी थी साल्टेशन, और जो बोले सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन क्या कहलाती है? साल्टेशन। नेक्स्ट अभी बिड्डल एंड टाउटन ने बताइए किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? सुनिएगा, बिड्डल एंड टाउटन ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, वो पता हो तो? नहीं, वो तो बेंथम एंड हुकर ने दिया था भाई, सॉरी बेंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बिड्डल एंड टाउटन कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, मुझे हो गया। देखो अभी देखिए क्या, बेंथम एंड हुकर ने तो दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उस दौरान उन्होंने न्यूरोस्पोरा को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया था इन्होंने भी। पर बिड्डल एंड टाउटम ने क्या किया था? 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी दी थी उन्होंने भाई, ठीक है, कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है। किस पे ऊपर दी थी? न्यूरोस्पोरा के ऊपर। आपको कमेंट करना न्यूरोस्पोरा क्या है, किसका मेंबर है? तो जो आपका बिड्डल एंड टाउटम है, इन्होंने न्यूरोस्पोरा पे एक्सपेरिमेंट किया और गिव 1 जीन 1 एंजाइम कंसेप्ट। 1 जीन 1 एंजाइम कंसेप्ट वर गिवन बाय बिड्डल एंड टाउटम। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी? अलेक्स जेफरे ने। इन्होंने यूज किया था सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। कैसे डीएनए इस्तेमाल किए थे? सैटेलाइट डीएनए, जिनके अंदर वीएनटीआर, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वीएनटीआर फुल फॉर्म है, जिनका साइज था वीएनटीआर का, जो बार बार ये आपके नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होते हैं प्रकार से, 0.1 to 20 किलो बेस इन साइज। पूछते हैं भाई वीएनटीआर का साइज कितना यूज किया? 0.1 to 20 किलो बेस, इतना साइज था वीएनटीआर का, जो अलेक्स जेफरे ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान यूज किया। इन्होंने कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए? साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो लेबल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स इज यूज्ड प्लस पीसीआर। इन्होंने अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है? वो है भाई साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, जो स्पेशल डीएनए के लिए की जाती है भाई, साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ठीक है, इसे कहते हैं साउथर्न ब्लॉट, डीएनए के लिए की जाती है। देन इन्होंने रेडियो लेबल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स वीएनटीआर यूज की, और साथ में क्या किया? पीसीआर प्लस वीएनटीआर प्लस साउथर्न ब्लॉट इस्तेमाल की थी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद सुनिए भाई, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक किसको पता करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? साउथर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए। एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है और एक नॉर्थर्न ब्लॉटिंग होती है, ठीक है। जो आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है वो प्रोटीन के लिए WP से याद कर लेंगे आप, इसके लिए की जाती है प्रोटीन, और नॉर्थर्न ब्लॉटिंग की जाती है आरएनए, हो गया आरएनए। सुनिएगा, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज की जाती है डिटेक्ट करने के लिए डीएनए के टुकड़ों को, ठीक है। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है डिटेक्ट एमआरएनए के टुकड़ों को, ठीक है, एमआरएनए को। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इस्तेमाल की जाती है प्रोटीन को एक मिक्सचर में पता करने के लिए। याद रखने का तरीका था भाई, देखिए जो आपका एमआरएनए, तो इसमें एम और एन को उठा लीजिए। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग एमआरएनए के लिए, एमआरएनए पूरा हो गया, एमआरएनए में आ रहे हैं हम, ठीक है। WP
10 रुपए का नोट, 10 रुपए के छुट्टे मिलेंगे, याद है, सबने देखा होगा आई थिंक सो। तो देखिए भाई, जो आपका डीएनए के लिए साउथ लोडिंग इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी अगले पॉइंट, बस 2 ही पॉइंट हो रहे हैं हमारे। एक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए क्या 1990 से 2003 तक आया था, 13 साल का प्रोजेक्ट था। लाइनिंग, एक एक लाइन इंपॉर्टेंस है बेटा, इंपॉर्टेंस रखती है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नीट में डायरेक्ट पूछे जाएंगे किससे नहीं तो हम लोग। 1990 से 2003 13 सालों तक एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला, ठीक है, जिन्होंने स्पेशली ह्यूमन बीइंग के 23 क्रोमोसोम, 40 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, 23 क्रोमोसोम को क्या करे, सीक्वेंस किया। वाई या एक्स में से फालतू बढ़ गया तो 24 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या बताया, बोला 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, करीब करीब 3 बिलियन। डबल करेंगे तो जीनोम में है नहीं, तो और कितने हो, 6.6 ये होता है। बताइए आप लोग कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे अंदर, कमेंट कीजिएगा। ह्यूमन बीइंग के डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे। बेस पेयर बताने कितने होते हैं आप, दोनों चीजें कमेंट कीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं हमारे अंदर, कितने हैं, और बेस पेयर कितने हैं। तो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस थे भाई ह्यूमन के जीनोम में। जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड साइट ऑफ क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम में 3164.7 मिलियन बेस थे, ठीक है। करीब करीब बोले 3.3 10 की पावर 9 बेस पेयर, आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बोला करीब करीब 30,000 जीन थे, बोले जो हमारा जीनोम प्रोजेक्ट हमने देखा, बोला करीब करीब 30,000 जीनोम। 30,000 क्या है, जीन, ध्यान रखिएगा भाई, 30,000 क्या है, जीन्स, ठीक है। डायस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट जीन, और इन जीन्स में 30,000 हमारे डीएनए में जीन्स हैं, जिनमें से लार्जेस्ट जीन है भाई डायस्ट्रोफिन। क्या है, डायस्ट्रोफिन। और इस एक जीन के अंदर देखिए नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस से ही क्या बनेंगे, जीन। तो करीब करीब 2.4 मिलियन नाइट्रोजनस बेस होते हैं भाई डायस्ट्रोफिन जीन में, पूछ लेते हैं। डायस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट जीन हैविंग 2.4 मिलियन नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। और ये जो डायस्ट्रोफिन जीन होता है, ये शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। पूछ लेते हैं भाई, बताइए डायस्ट्रोफिन जीन कहां प्रेजेंट होता है, शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम में डायस्ट्रोफिन जीन होता है, शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। याद कर ले ध्यान से, क्वेश्चन पूछेंगे यहां से। अगला भाई, क्रोमोसोम 1 में कितने जीन हैं, 29 और 60, सबसे ज्यादा जीन क्रोमोसोम 1 में है, सबसे कम जीन है वाई में। बताना है आपको कमेंट करके, वाई में कितने जीन है, कमेंट कीजिए ये बात। नेक्स्ट भाई, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, और 2% से कम ही जीनोम ऐसे हैं जो किसको कोड करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं। लेस देन 2% पार्ट ही जीनोम का कोड करता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। अवरेज जीन है 3000 बेसिस, ये पूछ ले भाई, बताइए अवरेज जीन में कितने बेस हो, 30,000 तो जीन है, और एक जीन में करीब करीब अवरेज निकाले तो 3000 बेस आते हैं भाई, नाइट्रोजनस बेस, AGCT, ठीक है, डीएनए के अंदर। यूरेसिल नहीं होता डीएनए में। नेक्स्ट भाई, अगली टर्म है SNPS, मेरे एग्जाम में आया हुआ था भाई, व्हाट इज SNPS प्लस 2 एग्जाम में। SNPS क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जो बार बार रिपीट होते हैं, सिंगल मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस, केवल एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस था, देखिए केवल नाइट्रोजनस बेस ही डिफरेंशिएट लाता है, आपके सुगर पार्ट और फॉस्फेट ग्रुप तो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो आपका SNPs होता है, ये ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनके अंदर केवल एक नाइट्रोजनस बेस ही डिफर करता है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड डिफर करता है, बाकी सारे क्या होते हैं सेम। और डीएनए में करीब करीब 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन पाई जाती हैं। कितनी भाई, SNPs कितने हैं, 1.4। पूछ लेते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको ऐसे भी लिख देते हैं SNIPS। क्या होता है, SNPs। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छी लाइन है भैया। तो 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन है हमारे डीएनए में जहां SNPs पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, SNPs, ठीक है। इसके बाद सुनिए भी नेक्स्ट, वीडियो इज गोइंग ऑन कंटिन्यू। होप सो गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है, और यही लाइनें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाएंगी भाई, तो आप अच्छे से तैयारी कर लो भाई, सीधी सी बात यही है। बार बार 2-3 बार देख लेना इस वीडियो को। आगे देखिए, बैक्टीरियोफेज में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखिए बैक्टीरियोफेज है हमारे पास 5 ये सही में पूछते हैं भाई, 5 × 174 बैक्टीरियोफेज है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है।
उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है। एक हमारे पास बैक्टीरियोफेज लैम्डा है जिसके अंदर 48,502 बेस पे 48,502 बेस पे पाए जाते हैं। पूछते हैं भाई, हम कंफ्यूज होते हैं इसमें ये पाया जाता है या इसमें ये पाया जाता है। 5386 न्यूक्लियोटाइड जिसमें ये जो दे रखा नंबर दे रखे हैं उनमें पाए जाते हैं 5174 में। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में तो बेस पेयर पाए जाएंगे 48,502। अब कमेंट करना है इकोलाई में, इकोलाई के जीनोम में कितने बेस पेयर होंगे बताइए। इकोलाई हैज जीनोम में बेस पेयर पेयरिंग नहीं मानी जाती, ये भी ध्यान रखना। पेयरिंग कंप्लीट डीएनए में मानी जाती है। नोट इट केयरफुली। मैंने पूछा आपसे कितने बेस पेयर होंगे इकोलाई के जीनोम में, ठीक है, आप बताना है। इकोलाई के जीनोम में नहीं, आप इकोलाई के डीएनए में बताइए कितने बेस पेयर होंगे। जीनोम में वैसे तो मीनिंगलेस है बात, पर आप जीनोम में बता सकते हैं, ठीक है, कि जीनोम हैप्लोइड सेट हो जाएगा। मान लो किसी में 40 क्रोमोसोम है, मान लिया किसी में 40 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, तो उसके जीनोम में कितने हो जाएंगे 23 की पेयरिंग करोगे कितना आ जाएगा। जीनोम में तो केवल 23 ही बचा ना, ह्यूमन के जीनोम में 23 क्रोमोसोम होंगे, मान लीजिए 23 न्यूक्लियोटाइड है। अब इनकी पेयरिंग करवाएंगे तो कितने बेस पेयर बनेंगे, 23 का आधा 10.5 10 से मान लो 11.5 तो 11 मान लो, 11 ही क्या बनेंगे बेस पेयर, ठीक है। तो जो आपका जीनोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स काउंट होंगे और डीएनए में आपका बेस पेयर काउंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको कमेंट करना है। एक और क्वेश्चन है भाई, नॉन ह्यूमन सीक्वेंस्ड जीन मॉडल। तो जैसे हमने ह्यूमन जीनोम को, हमारे ह्यूमन के जीनोम को हमने अच्छे तरीके से सीक्वेंस कर दिया, कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोर कर लिया, या ऐसे ही हमने कुछ नॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी तैयार कर रखे हैं ताकि हम लोग अच्छे से और चीज़ों के बारे में जान सकें, हमारे स्किल्स बढ़ा सकें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, जीन्स के बारे में देख सकें। तो भाई बैक्टीरिया के लिए तैयार कर रखा है हमने नॉन ह्यूमन सीक्वेंस मॉडल, जीन मॉडल। बैक्टीरिया के भी सीक्वेंस कर रखे हैं, यीस्ट के भी कर रखे हैं, प्लांट में राइस और अरेबिडोप्सिस के कर रखे हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के कर रखे हैं, नीमाटोड के भी कर रखे हैं, ठीक है। एक सिनोर हैब्डिटिस CAENORRR हैब्डिटिस HABDITIS सिनोर हैब्डिटिस इलेगंस जो कि एक नीमाटोड है। एक नीमाटोड का भी जैसे हमने ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस कर रखा है, ऐसे ऐसे हमने बैक्टीरिया जो कि नॉन ह्यूमन सीक्वेंस जीन का एक एग्जांपल है। यीस्ट पूछ लेते हैं, नॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसके लिए अप्लाई किए गए हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्लांट में कौन कौन, राइस के लिए, चावल के लिए और अरेबिडोप्सिस के लिए। एक सिनोर हैब्डिटिस इलेगंस हैं जो कि नेमाटोड है इसके लिए, एक है आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। कुछ और लिख रखा है नहीं। तो ये था भी आपका मेनली साइंटिस्ट बेस्ड वर्किंग फॉर दियर जेनेटिक मटेरियल और उनकी अंडरस्टैंडिंग जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था भी आपका व्हाट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें खास बात सुनिए, एक सेंट्रल डोमा टेक्निक पूछ लेते हैं, किसने दी थी, फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन ने, ठीक है। रेप्लिकेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोमा में तीनों यूनिट्स आती हैं। रेप्लिकेशन क्या होती है, डीएनए से डीएनए का बनना। आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, आप कमेंट करेंगे। तीनों प्रोसेस को बना देंगे, क्या बनता है, सेंट्रल डोमा। तो यही था भाई अबाउट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो मैंने आपको पढ़ा दिया उन्हीं में से 3 क्वेश्चन पक्के आ जाएंगे आपके। 17 जुलाई को जो हो रहा है आपका नीट 2022। अच्छे से वीडियो को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से पढ़िए भाई, ठीक है, मस्त रहिए, चिल रहिए। और जिनका भाई अभी अभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आया है वो भी बड़े हैप्पी रहिए भाई। जिसके 60% से ऊपर है ना, और चिल मारो भाई, नीट का एग्जाम दो, नीट के लिए कर तू, ठीक है। अरे किसी के 100% आई को मैटर नहीं करता अगर उसका नीट का नहीं होता तो मान लो नीट वाले हैं IIT में जा रहे हो, ठीक है, सीधी सी बात है भाई, 60% से ऊपर वाले मस्त रहो, नीट का एग्जाम दो, अच्छे से तैयारी करो। 17 जुलाई को होने जा रहा है अपना नीट एग्जाम, जिसका सिलेक्शन हो गया ना लाइफ बन गई भाई। और ये कोई 12th के परसेंटेज मैटर नहीं करेंगे फिर आप लोगों के लिए, समझ रहे हो जी सर। तो होप सो भाई आप लोगों को ये वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सच में क्वेश्चन समझ में आए हैं और आपको सच में कुछ पता चला है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट आपको NCERT की डायरेक्ट सपोर्ट मिली हो इन डायरेक्ट सिंपल बेस्ड हमारे पेजेस से,
तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और भाई इसका इस्तेमाल करके 2-3 बार वीडियो को देख के अपना अच्छा स्कोर लेके लाइए नीट में और अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और डॉक्टरी में जल्दी ही शामिल होकर अपनी सेवाएं प्रदान कीजिए। नाउ ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।